साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, जितने भी साथी आज एग्ज़ाम देने गए हैं एसटीईटी का, जो पेपर 2 का एग्ज़ाम है, पेपर 1 का तो हो चुका था कुछ दिन पहले, पेपर 2 का आज एग्ज़ाम है। जितने भी साथी गए हैं एग्ज़ाम दे कर के आएंगे। अगर बाय द वे हमारे वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे हो या देख रहे हो तो आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए मैंने जो प्रयास किया था वो कितना सार्थक रहा आज के एग्ज़ाम में। पिछले एग्ज़ाम में तो बहुत ही सार्थक रहा, 95% से ज़्यादा प्रश्न आपके हमारे इस चैनल से देखने को मिले। और आज का क्या हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे कितना लाभदायक सिद्ध हुआ, ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे ताकि मुझे उस एक एनर्जी आता है। और साथियों, अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ताकि आपके सहयोग से मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, काम करने में अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट पे अपना विचार जरूर रखिएगा। अब साथियों, जितने भी साथियों का एग्ज़ाम आज का और इसके पहले का, जितने भी साथी जो स्टेट में बैठे थे जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, वो आप लोग बीपीएससी का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग लगे रहिए। आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। शानदार कंटेंट जैसे भी हो, हैंड रिटेन हो या एमसीक्यू हो या कंसेप्ट हो, जैसे भी हो, जो भी वीडियो है आप बस चुपचाप मतलब कि विश्वास के साथ देखते जाइए। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे कंटेंट को दिया जा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अगला कंटेंट। इसके पहले हैंड रिटेन नोट्स का कुछ आधार हम लोग देख चुके थे। अब इस वीडियो में आगे का कंटेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो 24 जून 1897 में बड़ौदा रियासत के जहाजगढ़ में हुआ था। यहाँ से ये क्वेश्चन निकल सकता है। कुछ साथी के दिमाग में होगा कि सर एमसीक्यू नहीं करा रहे हैं, तो देखिए एमसीक्यू भी करा रहे हैं और ये कंसेप्ट भी करा रहे हैं। मुझे जो भी अच्छा लगता है कि आपके लिए बेटर हो वो ज़रूर मैं कराता हूँ। तो देखिए यहाँ से भी एमसीक्यू कैसे निकलेगा। क्वेश्चन पूछ लेगा ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो 24 जून 1897 को हुआ था। या पूछ लेगा ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म किस सन में हुआ था? तो आप 1897 बोल देंगे। या पूछ देगा ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म किस जगह पे हुआ था? तो आप जहाजगढ़ में बोल देंगे। इस तरह से कंसेप्ट पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो चलिए, ओंकारनाथ ठाकुर का नाम पंडित गौरी शंकर। ओंकारनाथ ठाकुर के पिता का नाम, यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, ठीक है, लिखने में छूट गया है। ओंकारनाथ ठाकुर के पिता का नाम क्या था? गौरी शंकर ठाकुर। और माता का नाम झवेरवा था और घराना इनका ग्वालियर था। ओंकारनाथ ठाकुर की शादी जून 1922 में सूरत की इंदिरा देवी से हुई थी, यानी कि उनकी पत्नी का क्या नाम था? इंदिरा देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, अगला पॉइंट है संगीतांजलि ग्रंथ की रचना ओंकारनाथ ठाकुर की है। प्रणव भारती इन्हीं की रचना है और इनका प्रणव रंग भी उपनाम है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। संगीतांजलि ग्रंथ की रचना इन्होंने किया था, प्रणव भारती ने इन्होंने लिखा था और इन्हीं को प्रणव रंग भी कहा जाता है। सन 1930 में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कोलकाता द्वारा संगीत मार्तंड की उपाधि ओंकारनाथ ठाकुर को मिली थी। 1930 में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के द्वारा क्या इनको उपाधि मिली थी? तो संगीत मार्तंड की उपाधि ओंकारनाथ ठाकुर को मिली थी। कहाँ पे? सन 1930 में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कोलकाता के द्वारा। अगला पॉइंट है 1933 में ओंकारनाथ ठाकुर को विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय काशी द्वारा संगीत सम्राट की उपाधि मिली। देखिए, 1930 में इनको संगीत मार्तंड की उपाधि मिली, 1933 में आपको संगीत सम्राट की उपाधि मिली और 1955 में रिपब्लिक डे के दिन, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री की उपाधि इनको मिली थी। तो आप देख रहे होंगे कि हैंड रिटन नोट्स जो आपके लिए मैं दे रहा हूँ तमाम पुस्तकों का निचोड़ निकाल करके, इससे कितना बेनिफिट है आपको। एमसीक्यू से ज़्यादा बेनिफिट ये वाला सीरीज़ देता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। और वैसे मैं एमसीक्यू का भी एक अलग से तो मैं चलाता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है जो आपके लिए बेटर हो वो मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ। अगर आप अपना प्यार बनाए रखें मेरे चैनल पर, आप सपोर्ट किए तो बहुत कुछ होने वाला आपके आने वाले एग्ज़ाम तक, ठीक है। चलिए, 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में श्री कला संगीत भारती नामक संगीत विद्यालय के हेड बने। ये 1950 में ओंकारनाथ ठाकुर बीएचयू में जो श्री कला संगीत भारती नामक संगीत विद्यालय उसके अंदर उसके ये प्रिंसिपल बनाए गए, यानी कि हेड बनाए गए, ठीक है। ओंकारनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध भजन है जोगी मत जा, मया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे दिन कैसे कटियाँ इत्यादि, ये सब है, ठीक है। 1950 में इनको क्या हुआ था? 1950 में इनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में श्री कला संगीत भारती नामक संगीत विद्यालय का प्रिंसिपल बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। 1955 में इनको क्या हुआ था? पद्मश्री का उपाधि मिला था, ठीक है। संगीत सम्राट 1933 में और 1930 में संगीत मार्तंड, ये सब याद रखिएगा।
ओंकार नाथ ठाकुर की मृत्यु कब हो गई थी? 18 दिसंबर 1967 को। अगला पॉइंट है, अब्दुल करीम खां किराना घराना के कलाकार थे, उनके पिता का नाम क्या था? तो काले खां था। अब्दुल करीम खां को सर्वप्रथम बड़ौदा दरबार में गायक नियुक्त किया गया। पूछ देगा क्वेश्चन कि अब्दुल करीम खां को सबसे पहले संगीतकार के तौर पे कहाँ उनको नौकरी मिली थी? तो बड़ौदा दरबार में। ठीक है। अगला पॉइंट है, अब्दुल करीम खां द्वारा 1933 में पूना में संगीत विद्यालय की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था? आर्य संगीत विद्यालय। आर्य संगीत विद्यालय किसके द्वारा? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? अब्दुल करीम खां के द्वारा 1933 में। ठीक, 1913 में पूना में संगीत विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसका नाम आर्य संगीत विद्यालय है। अब्दुल करीम खां की मृत्यु 27 अक्टूबर 1917 में हुई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब्दुल करीम खां की मृत्यु 27 अक्टूबर 1917 में हो गई थी। ठीक है। और 1913 में इनको आर्य संगीत विद्यालय स्थापना करने का श्रेय जाता है। अब्दुल करीम खां के प्रसिद्ध ठुमरी मत जई और राधा जमुना के तीर पिया बिन नहीं आवत चैन, ये किसका है? अब्दुल करीम खां का। ठीक है। ऊपर ओंकार नाथ ठाकुर का भी हम लोग देख लिए हैं। चलिए, अब्दुल करीम खां का पहनावा बंद गले का कोट, साफा और हाथ में एक छड़ी था, ध्यान रखिएगा। पंडित अहोबल संगीत प्रजात के जो लेखक हैं, के पिता का नाम श्री कृष्ण था। उनके पिता क्या नाम था? श्री कृष्ण था। श्रीनिवास की रचना, ये एक अलग पॉइंट है, और संगीत प्रजात की रचना धनबड़ नगर पे हुई थी। ठीक है। श्रीनिवास जिन्होंने क्या रचना किया था? राग तत्व विबोध। संगीत प्रजात ग्रंथ में मंगलाचरण के बाद 5 अध्याय हैं। ठीक है। तो संगीत प्रजात में कितने अध्याय माने जाते हैं? तो 5 अध्याय माने जाते हैं मंगलाचरण के बाद। तो कौन कौन सा अध्याय? स्वर प्रकरण, मूर्छना, स्वर विस्तार, गमक प्रकरण, समय प्रकरण। ठीक है। तो संगीत प्रजात में 5 अध्याय, ध्यान रखिएगा। साथियों, कभी कभी होता क्या है कि हो सकता है कि किसी पुस्तक में कुछ और, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी और पुस्तक को पढ़ करके आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आप कोई और पुस्तक पढ़े होंगे, तो बाय द वे जो कंटेंट में है उसमें मिसमैच हो सकता है, तो उसको आप लोग दिल पे ना लीजिएगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है। मैं उस पर ज़रूर गौर करूँगा। तो संगीत में ऐसा हो जाता है, चूँकि संगीत का जो है तमाम पुस्तक अलग अलग कंटेंट के कारण बहुत बार ऐसा हो जाता है। ठीक है। हालांकि जो ज़्यादा प्रचलित है उसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अहोबल कुल 29 स्वर माने। कितने स्वर माने? 29, यानी कि 29, जिसमें 7 शुद्ध, 8 कोमल और 14 तीव्र, परंतु प्रयोग में केवल 12 ही लिए थे। प्रयोग में कितने लिए थे? 12, और माने कुल कितने थे? 29 स्वर। संगीत प्रजात में 500 श्लोक दिए गए। कितने? 500 श्लोक दिए गए। अलाउद्दीन खान का जन्म 1870 में त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में हुआ था। ठीक है। अलाउद्दीन खां का जन्म कब हुआ था? 1870 में त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में हुआ था। उनके प्रथम गुरु गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य से हुई थी। उनके प्रथम गुरु गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य से हुई थी। ठीक है। यानी कि उनके जो प्रथम गुरु, इनसे शिक्षा इनको मिली थी। उनके बाद वायलिन, क्लोरनेट व बांसुरी की शिक्षा अमृतलाल दत्त से इन्होंने लिया था, जिनको लोग हब्बो दत्त भी कहते थे। ठीक है। अलाउद्दीन खां की सरोद की शिक्षा अहमद अली खां से हुई थी। ठीक है। अलाउद्दीन खां रबाब, सरोद, सूर सिंगार, ध्रुपद, धमार की शिक्षा रामपुर के वजीर खां से लिया था। ठीक है। अलाउद्दीन खां की पुत्री अन्नपूर्णा सितार और सुरबहार ये सीखा था। ठीक है। अलाउद्दीन खां की जो पुत्री थी अन्नपूर्णा, जो रविशंकर की पत्नी थी, और इनके जो पुत्र थे अली अकबर, उनको सरोद तथा शिष्य रविशंकर को सितार की शिक्षा इन्होंने दिया था। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खां की मृत्यु कब हुई थी? 6 सितंबर 1972 को हो गई थी। इमदाद खां का जन्म 1848 में, इनके पिता साहबदाद खां थे, भाई करीमदाद खां थे। प्रथम गुरु इनके पिता ही थे। इमदाद खां को पहला राजाश्रय कलकत्ता के सर ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर से मिला था, और इनके पुत्र का नाम जो था इनायत खां था और वाहिद खां था। इमदाद खां बाद में इंदौर रियासत में भी नियुक्त हो गए थे। इमदाद खां की मृत्यु 1920 में इंदौर में 72 वर्ष की उम्र में हो गई थी। इनायत खां के पुत्र कौन थे? बिलायत खां। ठीक है। इनायत खां सितार वादक थे। उनके पिता इमदाद खां थे। इनका संबंध सूरबहार से भी था। ठीक है। इनके शिष्य में उनके पुत्र के साथ ही पंडित ध्रुव तारा जोशी, श्रीमती रेणुका शाह। जन्म इनका कब हुआ था? 16 जून। आप देख रहे होंगे कि शॉर्टकट करके मैं सारे कॉन्सेप्ट को मतलब लिख दिया हूँ कि आप इसको जल्दी से समझ सकें। ठीक है।
तो मेरा प्रयास हमेशा मेरे से जितना हो सकता है आपको बेस्ट देने का प्रयास रहता है। आप अपना साथ बनाए रखें, आपको भविष्य में भी और भी शानदार कंटेंट लगातार मिलते रहेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 16 जून 1895 में इटावा में, ठीक है। मृत्यु कब हुआ था? 11 नवंबर 1938 को, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, बड़े गुलाम अली खां का घराना कौन था? पटियाला, ठीक है। इनके गाय ठुमर याद पिया के आए, आए ना बालम का करूँ सजनी, ये जो प्रसिद्ध ठुमरी है इन्हीं के है, ठीक है। बड़े गुलाम अली खां का जन्म 1901 लाहौर में, ठीक है। 1901, कभी कभी 1902 भी मिलता है, ठीक है, लेकिन इसका मुझे 1901 ही प्राप्त हुआ था। इसके विषय में आप कमेंट जरूर करके बताएंगे, ठीक है। बड़े गुलाम अली खां का जन्म 1901 लाहौर में। पिता का नाम काले खां था, गुरु चाचा पिता फिर सिद्दी खां, ठीक है। इनके गुरु, पिता का नाम था काले खां, गुरु थे इनके चाचा थे पहले, उसके बाद पिता थे, उसके बाद में सिंधी खां थे, ये चीज़ है, ठीक है। गुलाम अली खां का मृत्यु 23 अप्रैल 1968 को हो गया था। उस्ताद फयाज खां का जन्म जो हुआ था 1886 में आगरा में हुआ था। इनके पिता सफदर हुसैन, पुरस्कार 1906 में स्वर्ण पदक, 1911 में आफ्ताब मौसिकी, यानी कि आफ्ताब मौसिकी किनको कहा जाता है? ये फयाज खां को। दरबारी गायक, बड़ौदा रियासत के गायक बुलंद जवारीदार, नोम तो मालाफ ख्याल में भी प्रसिद्ध ठुमरी बाजू बंद खुल जाए इन्हीं का है, ठीक है। शिष्य हैं इनके एहसन रातन जनकर, दिलीप चंद्र बेदी, बिलायत खां, बिलायत हुसैन, लताफ़त हुसैन, शराफत हुसैन, अमजद हुसैन, अत्ता हुसैन, ये सभी इनके शिष्य हैं जो आगरा घराने के हैं। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी फयाज खां की 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही कंटेंट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शानदार कंटेंट के साथ देखेंगे। बीच बीच में आपको MCQ लगातार मिलता रहेगा कंसेप्चुअल वीडियो के साथ साथ। तो आप अपना साथ बनाए रखें, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।